हमने अपने आप को 40s में भी 50s में भी और इवन 60s 70s में भी कैसे फिट रखना है? I'm aging. Don't use this terminology. Use this कि I'm getting fitter and fitter. 100 साल अगर आपकी ज़िंदगी है और अगर आपने अभी सिर्फ 40 भी पूरे नहीं किए, it means कि आपने हाफ ज़िंदगी भी नहीं गुजारी. So how would you say कि आप you're turning aging या आप बूढ़े हो रहे हैं? आजकल ना बहुत यंगस्टर्स को पेन बहुत जल्दी हो जाता है। यंगस्टर्स इस ट्रैक पे हैं, तो जब हम बूढ़े होंगे तो तब तो फिर हम रह जाएंगे। जो आपने बचपन में खाया होता है ना, वो आपको जवानी में काम आता है. खराबी शुरू हुई है बेसिकली बच्चों के अंदर स्पेशली. 15-20 साल पैदा होने वाला बच्चा अगर आज इस वक्त 20 साल की एज में ये कंप्लेन करता है कि जी मुझे शोल्डर पेन है, मुझे नेक पेन होता है, मुझे जॉइंट्स में पेन होता है, इट क्लियरली शोज कि उसने बचपन में वेट लॉस जर्नी क्या है? जितने भी लोग मोटे होते हैं उनमें जो मोटे होने की जो टेंडेंसी होती है या जो उसकी रीज़न होती है वो रात का खाना होता है. 40s के बाद भी आप बहुत यंग रह सकते हैं, इवन कि इतना यंग कि आप अपने आप को 20s में या 30s में फील करेंगे। लेकिन वो कैसे? उसके लिए कौन सी रूटीन ज़रूरी है, क्या लाइफस्टाइल ज़रूरी है, जिम जाएं तो कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है और कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे? तो क्योंकि इस पॉडकास्ट में उज़ैर अतीक ने बहुत सारे हमें ऐसे हेल्दी टिप्स दिए हैं जिसकी वजह से हम जवान भी नज़र आएंगे, हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे और हम बहुत ज़्यादा फिट भी नज़र आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए आपकी एज क्या है और आप किस एज में इतने फिट नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। Well, thank you so much for inviting me at your show and I'm 38 by the way. ओह माशाल्लाह। और बहुत से लोग मुझसे ये एज के बारे में सवाल करते हैं एंड आई थिंक वन शुडंट हाइड एज बिकॉज एज आपका बेसिकली एक डिजिटल एक तो आपका नाम होता है ना और एक आपका डिजिटल चीज़ होती है वो आपकी एज होती है. सो लोग आपसे रिकग्नाइज करते हैं. सो आई थिंक लोगों में ये ट्रेंड बहुत अब ख़त्म होता जा रहा है अबाउट द एज फैक्टर बिकॉज पीपल आर मोर टेंड टू टेल कि जी उनकी एज क्या बिकॉज फिटनेस को जब आप किसी भी एंगल से मेजरेबल बनाएंगे तो उसके लिए अगर आप ये कहेंगे जी कि मैं इस एज में इतना फिट हूँ तो वो आपके लिए एक वाव फैक्टर बन जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ वन गुड थिंग एनी फीमेल और मेल अडेप्ट. माशाल्लाह 38 इयर्स में आप माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल फिट हैं। नो डाउट आपका प्रोफेशन भी यही है और अगर आपको प्रोफेशन में आपके पैशन भी ऐड हो जाए ना तो वो फिर नज़र आता है जो कि आपको देख के नज़र आ रहा है. Exactly. तो हम अपनी ऑडियंस को आज यही बताएंगे कि हमने अपने आप को 40s में भी 50s में भी और इवन 60s 70s में भी कैसे फिट रखना है, कैसे हेल्दी रखना है, ये वेट लॉस जर्नी क्या है और इसके साथ साथ ये जो जिम का कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों ज़रूरी है. तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आप 50s में हम बूढ़े हो जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इंसान जो बूढ़ा होता है ना वो अपने दिमाग से होता है, बॉडी से इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता. हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड इस तरह के सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि हमने एक अपना ना फेजेस डेवलप किए होते हैं कि बच्चा 12-13 साल का होगा तो फिर वो जाएगा अडल्ट्री में, उसके बाद 18 के बाद वो जाएगा अपनी टीनेज लाइफ में, टीनेज के बाद वो चला जाएगा 25 के बाद 26 तक उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर उसके अपने मसले मसाइल शुरू होते हैं और एक नेक्स्ट लाइफ वो फॉलो करता है. और हम समझते हैं कि वो उसको जो भी मेहनत करनी है वो अपने 40 से पहले पहले अचीव कर ले और 40 से 50 के दरमियान अपना रिटायरमेंट प्लान करे और 60 के बाद वो हर चीज़ को गुड बाय बोल दे. सो ये फेजेस हमने खुद डेवलप किए हैं. ये बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता. वहाँ पर लोग काम करते हैं जब तक उनके दिन में होता है कि हमने काम करना है. देयर शुड बी रिटायरमेंट प्लान. मैं ये बिल्कुल नहीं डिस्करेज कर रहा कि आपकी कोई काम करने की लिमिट नहीं होनी चाहिए, बट अगेन हमें चीज़ें प्लान ऐसी करनी चाहिए कि हम अपने आप को लिमिटाइज ना करें. हमने यहाँ लिमिटाइज किया हुआ है कि हर बंदा जो 40 के करीब पहुँचता है या 40 को पहुँचता है वो कहता है जी कि अब मैं बूढ़ा हो गया या मेरी एज हो गई है. सो ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ है जो अपने मुंह से आप खुद निकालते हैं बिकॉज यू नो आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें सो जो चीज़ हम अपने मुंह से निकालेंगे उसको हम बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस में, और जब हम सबकॉन्शियस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि वो चीज़ हमारे सामने आना खुद ब खुद शुरू हो जाती है. सो मैं लोगों को ये हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को कभी भी इस तरह ना बोलें जी कि आई एम टर्निंग 40, आई एम नियरिंग टचिंग 40 तो मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ या आई एम एजिंग. डोंट यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी, यूज़ दिस कि आई एम गेटिंग फिटर एंड फिटर. सो अगर आप उसको पॉजिटिवली बोलेंगे तो डेफिनेटली वो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा. सो ये बहुत होता है कि किसी अब हम हमेशा ये बात करते हैं ना किसी चीज़ को ना करने में भी एक तरीकाकार होता है कि आप किसी को फ़ौरन नो नहीं बोलते. सो इसी तरह अपनी एजिंग फैक्टर को भी आपने फ़ौरन वेलकम नहीं करना. आप डिस्करेज करें उसको और खुद से अपने आप को ये देखें जब तक आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आएगा ना,
कि जी मैं फिट हो रहा हूँ और मैं 40 में पहुँच के इतना फिट हूँ कि मैं इतना दौड़ सकता हूँ, इतने स्टेप काउंट कर सकता हूँ, इतने बर्पीज कर सकता हूँ, इतने जंप्स कर सकता हूँ, इतनी तेज़ मैं भाग सकता हूँ, इतने टाइम में मैं ये चीज़ फिनिश कर सकता हूँ। सो ये सब आपके बेंचमार्क्स होते हैं। सो मैं अभी भी ये लोगों को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तरबियत जब करते हैं तो उनको कम से कम ये ना बताया करें कि आपका ये फेज़ है और 40 तक आपने हर चीज़ अचीव करनी है और उसके बाद फिर आपने बेटा सोचना कि रिटायरमेंट कैसे होनी है। सो डोंट train your kids like this. वाह, Train them in a way that tell them there is a life. हो सकता है आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने 100 साल रखी हो, बेशक। तो 100 साल अगर आपकी ज़िंदगी है और अगर आपने अभी सिर्फ 40 भी पूरे नहीं किए, इट मीन्स कि आपने अपनी हाफ ज़िंदगी भी नहीं गुजारी। सो हाउ वुड यू से कि आप यू टर्निंग एजिंग या आप बूढ़े हो रहे हैं। सो ये हमारे फैक्टर सोसाइटी का बड़ा इम्पैक्ट है ना, लाइक अब मैं कल भी एक चीज़ सीख रही थी कि हमारी सोसाइटी में होता क्या है, बच्चा पैदा होता है, बच्चे की स्कूलिंग, स्कूलिंग के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के बाद जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढने के बाद शादी कर दो, बच्चे हो गए तो बस अब तो बच्चों के लिए वक्फ कर दो एग्जैक्टली ज़िंदगी, इसके एग्जैक्ट बाद तो अब कुछ है ही नहीं, अब क्या बचा, बस बच्चे हैं तो बस सो सब कुछ यहाँ हो से गया। आपको फैक्टर समझना चाहिए कि तो हमारी पेरेंटिंग में मसला है। एग्जैक्टली हम लोगों ने स्पेशली पाकिस्तान में हाँ, मैं ऐसा सब कॉन्टिनेंट की कॉन्सेप्ट है। बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब एग्जैक्टली ऐसे ही है। पाकिस्तान में ऐसा हमें ट्रेंड किया जाता है कि लाइक अगर हम 30s या 40s में जा रहे हैं तो माय गॉड इतनी ज़्यादा एज हो गई है, ये हो गया है, मतलब ऐसा क्यों होता है? 30s 40s में भी हम लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकते, बल्कि एक मेरे करके पास ज़्यादा एंजॉय जब आप व्हेन यू टर्न 40, दैट इज़ द एक्चुअल टाइम जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को लग्जरी में एंजॉय करते हैं, बिकॉज आप एक तो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके होते हैं बेशक। मोस्टली लोग, फिर आप अपने मेंटली मेच्योरिटी को पहुंच चुके होते हैं, तो मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। आप डिसीजन करते हुए ये बड़े मोहतात होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके इन्स एंड आउट क्या होंगे, उससे किसको फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा नहीं, और आपकी अपनी ज़ात को कितना फ़ायदा होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आती हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप लेटेस्ट रिसर्च पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट टाइम गुजारता है वो बिटवीन 40 to 50 होता है, आइडियली सबसे बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। वाओ, अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अपने आप को फिट रखें, फिट कैसे रखें? आप फिटनेस को किस तरह डिफाइन करते हैं? मेरे नज़दीक फिटनेस अगर आपने डिफाइन करी तो आई डिफाइन इन वन लाइन, फिटनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। दैट डिसिप्लिन नाउ कम्स इनटू मल्टीपल शेप्स, ठीक है। वो डिसिप्लिन आपके सोने की रूटीन, आपके खाने की रूटीन, आपके उठने की रूटीन, आपके काम करने की रूटीन, हर चीज़ जिसमें आपने एक वक्त का तयन किया हुआ है और आपने वो चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। लेट्स से डिसिप्लिन को आप सिंपल देखें, मेरी लाइफ में तो मुझे पता है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह 5 से 7 बजे की विंडो में करना है, बिकॉज आई एम अ वेरी अर्ली राइजर। आई वेक अप अराउंड 4:45, ठीक है। तो मेरा दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। सोते कब हैं? मैं नॉर्मली 11 बजे सो जाता हूँ, इससे लेट नहीं। वाओ, सो दिस इज़ माई आज के दौर में। दिस इज़ माई स्लीप साइकिल, दिस इज़ माई डिसिप्लिन थिंग। संडे हो, सैटरडे हो या मंडे हो, वीक का पहला दिन हो या वीक का आखिरी दिन हो, मेरी टाइमिंग सेम रहते हैं। सो आई डोंट गो फ्रॉम हेयर एंड देयर कि जी वीकेंड है तो देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, सुबह 12 बजे आँख खुलेगी, नो, नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई रोबोटिकली ट्रेन माई सेल्फ। अब उसमें बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम जो हो बेसिकली चीज़ों को उस तरह नहीं देखते कि तुम समझ लो कि तुम्हारी लाइफ ऐसे रोबोटिक किस्म की बन गई है। बंदा की फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए चीज़ों को लेके, बट डिसिप्लिन, अगर फिटनेस की बात करनी है और अगर आप चाहते हैं कि फिटनेस को अपने अंदर इन्हांस करना है, एक सर्टन बेंचमार्क को अचीव करना है और आगे प्रोलॉन्ग करना है, तो फिर उसके नज़दीक कोई और चीज़ नहीं है। सो वन लाइनर इज डिसिप्लिन। आपके खाने की डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए कि आपने खाना कभी लेट आवर्स में नहीं खाना, सोने से पहले खाना कम से कम 3 घंटे पहले लेना है। खाने के दरमियान जो वक्फा होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें गैप जो आपने रखने कम से कम एवरेज 4 to 5 आवर्स का गैप होना चाहिए हर मील के दरमियान में। कौन से स्नैक्स आपने दरमियान में लेने मंचिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। सो ये सब चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं। फिर ये तो आपके हो गए खाने का पैटर्न, उसके अलावा फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो हो सकता है कि आप 1-2 घंटे गोल्फ खेलते हो, स्क्वॉश खेलते हो, स्विमिंग करते हो, ये अच्छी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ऐड हैं। अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो यू शुड गो टू जिम। उसमें कम से कम आपने पूरे डे प्लान में 45 मिनट्स अपने आप को देने हैं। अब अगेन लोगों का आजकल बहुत बड़ा जो ये मिलता है ना बहाना, जिसको कहते हैं लेम एक्सक्यूज़, वो कहते हैं जी कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, ज़िंदगी इतनी फास्ट है, काम करें या जिम जाएं, नौकरी ज़रूरी है। ये सब एक्सक्यूज़ेस मेरे क्लाइंट मुझे देते हैं और मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते रहती हैं चीज़ें। तो उसका बेहतरीन हल ये देखें, आप हैं तो आपका काम भी है, आप हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी है, आप हैं तो आपकी कंपनी भी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी को लेके कि वो 45 मिनट आपने निकाल लें, वो सुबह निकाल लें, शाम को निकाल लें, लेट नाइट निकाल लें, दोपहर में निकाल लें, लंच ब्रेक को कंज्यूम करना है, जो भी करना है, दैट इज़ योर हैसल। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर हम जिम नहीं जा सकते और हम वॉक कर लें 40 मिनट्स?
अगेन वॉक इज़ गुड एक्टिविटी, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, बट एक सर्टन लेवल है ना, हर चीज़ के एक स्टेजेस होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने ज़िंदगी में कभी फिटनेस नहीं की और आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेना है, आज ही लेना है, तो पहले तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि डाइट के प्लान्स को फॉलो करें, प्लान्स इन अ सेंस के होम मेड खाने को तरजीह दें। पहली बात तो ये, जंक फूड को अवॉइड करें, कोशिश करें कि अपनी मील्स में टाइमिंग को ऐड करें। और फर्स्ट स्टेप आप कहते हैं कि मैंने घर से स्टार्ट करना है, मैं पहले अपना वॉक करूँगी, ठीक है, समझ आ गई बात, एग्रीड। उस वॉक में भी मेजरमेंट्स को लेकर आए, कितनी वॉक, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। जब तक स्टेटिस्टिकल फिगर आपकी चीज़ों में ऐड नहीं होंगे, आप किसी भी चीज़ को मयार नहीं बना सकते। दैट्स वाई मैंने कहा ना कि एज भी एक स्टेटिस्टिकल फिगर है। आप एज को देख के अपनी फिटनेस को खिलाते हैं कि मैं 60 एज की मैं इतना फिट कैसे हूँ, या किसी को बोलते हैं कि 60 में इतना फिट कैसे, तो उसके पीछे पूरी एक साइंस है, उसकी फ़िलॉसफी है और उसकी एफर्ट है। सो इसी तरह भी आपने अपने जब अपना लाइफस्टाइल प्लान करना है, तो उसमें भी ये चीज़ अपने ऐड करनी है कि मैंने अगर वॉक करनी है तो मैं आप कहते हैं ना, मैंने वॉक किया, आज मैं आधा घंटा वॉक करती रही। अब आधा घंटा कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। आप मुझे बताएं कि मैंने आज 5000 स्टेप्स काउंट किए, दैट इज़ द मेजरिंग टूल। और अब तो ये सब इतना सिंपल हो गया कि आप अब अपने तो आप मोबाइल फोन्स में मोबाइल भी फ़ोन में स्टेप ले लें, काउंट्स कर एवरीबॉडी इज़ सकते हैं। वॉचिंग, जो वॉच पहनते हैं उसमें वॉच, चीज़ आ बिल्कुल। जाती है, मॉनिटर हो जाती है, इतने रिस्ट बैंड्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया। डिजिटली वी आर वेल इक्विप्ड, द प्रॉब्लम इज़ कि हम उसको करना नहीं चाहते। तो जब करने की अर्ज आपके अंदर से आएगी, डेफिनेटली तब चीज़ें आपकी पॉजिटिवली होंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस माइंडसेट को लेके चलना कि मैंने अपने ऊपर काम करना है, बिकॉज फिटनेस इज़ समथिंग वो किसी के लिए नहीं होती। आप किसी के लिए इतनी देर तक वर्कआउट, डाइट नहीं कर सकते, वो अपनी मेहनत है, आपके अपने लिए करना है, अपनी लाइफ के लिए करना है। लोग शुरू में जब टीन एज में होता है ये चीज़, तो आप कहते हैं किसी आइकॉनिक फिगर से आप इंस्पायर हो गए हैं, किसी हीरो से इंस्पायर हो गए हैं, कोई आपको अच्छा लगा, उसको अच्छा दिखाने के लिए आप इंस्पायर हो गए हैं, तो वो इंस्पिरेशन चलती है फॉर शॉर्ट पीरियड। बट अगर आप अपनी लाइफ को देखें, तो जो आपकी जद्दोजहद है 10 साल, 20 साल, 15 साल की, जो आपने जिम को दी, अपनी फिटनेस को दी, अपनी लाइफ को दिए, वो आपके आने वाले 30-40 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि जो आपकी बेस लाइन होती है ना, अब बड़ा एक मशहूर वो चीज़ है कि जो आपने बचपन में खाया होता है ना, वो आपको जवानी में काम आता जवानी है। में काम आता सो है। बचपन में अगर आपने देसी घी के पराठे और चूरी और मुरब्बे इस तरह की चीज़ें खाई होती हैं, तो आपकी जवानी में कभी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होता, इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते, आर्थराइटिस वगैरह नहीं होता और बैक पेन नहीं होता। ये नॉर्मली हमारे होता है। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। उज़ैर, आजकल ना बहुत यंगस्टर्स को पेन बहुत जल्दी हो जाता है। ये सर दर्द हो रहा है उनका, कमर में दर्द हो रहा है उनका, वो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनकी टांगों में दर्द हो जाता है, वो कुछ ज़्यादा देर पकड़ नहीं सकते, उनके बाजुओं में दर्द हो जाता है। तो ये यंगस्टर्स इस ट्रैक पे हैं, तो जब हम बूढ़े होंगे तो तब तो फिर हम रह जाएंगे, हमसे तो फिर कुछ भी नहीं ये होगा, आपका डर बिल्कुल जायज़ है। बेड पे आ जाएंगे। बिल्कुल, देखें ये वो चीज़ें हैं जो ऐसी हकीकतें हैं जो इंसान की आँखें खोल देती हैं। बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैं जब यंग लोगों से मिलता हूँ, और मैं यंग इनको बोल रहा हूँ जो अपने मिड 20s में या इवन लेट 20s वाले भी यंग ही हैं, और वो जब ये बात करते हैं कि मेरी बैक में पेन होता है, बिल्कुल। मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरी 50वें स्टेप पे जाके मेरे ना नी में पेन शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सब ये वो सिम्टम्स हैं। क्योंकि अब ये क्यों है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो डाइट। अब जो दौर चल रहा है जिसको हम नॉर्मली जेनजी बोलते हैं, और जो लोग अभी बच्चे आ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है कि डाइट का जो मिसिंग एलिमेंट है वो है, घरों पे बच्चों को फूड नहीं मिल रहा। वो सारा फूड ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं, वहीं से फूड आ रहा है, वो सारा जंक फूड है, उसमें बेबहा किस्म के आपके जो केमिकल्स हैं वो ऐड हुए हुए। बच्चे घर पे पराठे नहीं खा पाते जो देसी घी की माएँ बनाती थी, हमने अपने बचपन में खाए, ठीक है ना। हमने चूरियाँ बहुत खाई हुई हैं, अब बच्चे चूरी नहीं खाते, उनको पता ही नहीं चूरी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। हम मैश पोटैटो खाते थे या आलू उबाल के खाते थे, बच्चे वो नहीं खाते अब, ठीक है। हम सब्ज़ी भी खाते थे, कच्ची भी खा लेते कच्ची थे। सब्ज़ी खा लेते थे, बिल्कुल। जाके तोड़ते थे, जहाँ किसी की ज़मीन पे लगी होती थी वहाँ बिल्कुल, जाकर तोड़ के बिल्कुल। खाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, दरख्तों पे चढ़ के तोड़ना, फलों को ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब बच्चे अगर सारा प्रोसेस फूड के ऊपर बड़े होंगे, सो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उनके अंदर जान होगी, उनका उनका सारा अंदर से फंक्शनैलिटी प्रॉपर करेगी। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राइमरी बेसिक चीज़ों को ठीक करें। हफ्ते में 2 दफ़ा होटलिंग भी मस्ट हो गई है ना। हाँ, मतलब हमने सर्टेन चीज़ों हमने को पैरामीटर्स बना दिए कि यार बाहर से खाना खाना है। ये लेविश लाइफस्टाइल में आना स्टार्ट हो गया ना कि बट आपने आपको लगता है कि पहले जो लोग थे वो पहले लाइफस्टाइल में नहीं थे? लेविश लाइफस्टाइल, मैं तो कहती हूँ वो ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल था कि आप लोग इंटरनली स्ट्रांग तो थे मैं तो एटलीस्ट। ये कहता हूँ कि जो सबसे लेविश फूड होता है वो घर का खाना होता है, एग्जैक्टली। वो होटल का खाना नहीं होता। बिल्कुल। आप एम्बियंस को अगर बोलते हैं लेविशनेस है, तो मैं तो उससे एक डिसएग्री करूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का हूँ, बट मैं लॉजिकली बात
बात कर रहा हूँ कि घर का खाना जितना लेविश होता है वो कोई नहीं होता। आप 2 दफ़ा माँगे कोई आपको चार्ज नहीं करेगा, 3 दफ़ा माँगे कोई चार्ज नहीं करेगा। बिल्कुल, जितना मर्ज़ी खा लें कोई लेविशनेस तो ये हुई ना। बिल्कुल। आप फिर अपने मुताबिक खाएँ, आपने खाना डाइनिंग टेबल के ऊपर है तो आपको वहाँ मिलेगा, आपने बेड पे खाना तो बेड पे मिलेगा, आप अगर लाउंज में तो लाउंज में मिलेगा। तो इससे कहाँ है? लेविशनेस तो होटल में ख़त्म हो जाती है, जब कहते हैं आपकी यही सीट रिज़र्व हुई है, अब यहीं बैठेंगे। सो पॉइंट अंडरस्टैंड करने का ये है कि हमारे यहाँ बेसिक जो खराबी शुरू हुई है बेसिकली बच्चों के अंदर स्पेशली, वो यही है। आज से 15-20 साल पैदा होने वाला बच्चा अगर आज इस वक्त 20 साल की एज में ये कंप्लेन करता है कि जी मुझे शोल्डर पेन है, मुझे नेक पेन होता है, मुझे जॉइंट्स में पेन होता है, इट क्लियरली शोज़ कि उसने बचपन में हैबिट नहीं अपनाई रात को दूध पी के सोने वाली। उसने क्लियरली ये हैबिट नहीं अपनाई कि वो सुबह उठ के वो शहद को खाए। उसने क्लियरली ये हैबिट नहीं अपनाई कि वो अपनी ज़िंदगी में अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, देसी चीज़ों का खुराक का इस्तेमाल करे। देसी घी हो गया, अंडे हो गए, अच्छी सब्जियां हो गई, सूप वाले आइटम हो गए, सब चीज़ें थे। अब वो सारा जो खराबी है वो डाइट से क्रिएट हुई हुई है। अब उस लोग उसको ओवरकम करने के लिए जिम चले जाते हैं। एक बंदे को पेन है, अब उसकी डाइट ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है जिम जाके मैं ठीक हो जाऊंगा। जिम जाके वो स्ट्रेंथनिंग ज़रूर कर सकता है, लेकिन जिम को भी डाइट ही कॉम्प्लीमेंट करती है। आप जिम जाएं और खाली खुराक अपनी बेतहाशा गंदी रखें, ख़राब रखें, मतलब जहाँ से जो मिल रहा है खाएं और जिम करते रहें, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। जिम में रिजल्ट तब आते हैं जब आपने अपना फ्यूल अच्छा लिया हुआ। मैं इसकी बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी का ली। इंसान ने गाड़ी रखी होती तो इंसान उसमें अगर फ्यूल डलवाता है तो अच्छा फ्यूल डलवाएगा, गाड़ी सही चलेगी, स्मूथ चलेगी, चोक नहीं करेगी, मिसिंग नहीं करेगी। अगर आप अच्छी गाड़ी रख के उसमें गंदा पेट्रोल डलवाएंगे तो गाड़ी चोक भी करेगी, मिसिंग भी करेगी। तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल फिट होती है इंसान की बॉडी के ऊपर। तो फूड बेसिकली हमारा फ्यूल है, और अगर वही ख़राब होगा तो हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दें। आप फूड में क्या सजेस्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में भी ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो वो भी ये फूड खा लें पूरे दिन में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा फूड है, वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और विद टाइमिंग्स और विद उसका वो मेजरमेंट्स के भी इतना ही खाना है, ये भी नहीं कि अब आप खाने बैठे हैं तो बस खाते ही रहें, खाते देखें, रहें, एक खाते रहें। अफोर्डेबिलिटी की तो इसमें बात ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल खाने की बात कर। सिंपल खाने से मुराद है कि इंसान घर का खाना खाए, सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये है। दूसरी प्रेफरेंस ये कि आपने अगर ब्रेकफास्ट करना है तो कोशिश करें ब्रेकफास्ट में अपना अच्छा मील लें। बिकॉज ब्रेकफास्ट जो होता है बेसिकली वो आपका पूरे मील्स का चंक मील होता है, मतलब पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। जो लोग अच्छा मील क्या हो सकता अच्छा है? इन द सेंस कि उसमें अंडों को ऐड करें, कितने? 2 अंडे खा लें, कम से कम 2 अंडे तो खाएं, कम से कम। मेल फीमेल बोथ? नो मैटर व्हाट, कोई भी जेंडर आपका हो, ओके। आप 2 अंडे खा लें। आपको लगता है कि 3 खाने चाहिए, अंडे 3 खा लें। जिनको लगता है कि हम कोलेस्ट्रॉल का, हमारा बीपी का मसला है, तो वो अंडे से जल्दी निकाल के खा लें। एग वाइट खाली खा लें, उसका स्क्रैम्बल्ड एग बना लें, उसको हार्ड बॉयल ना करें, जिस तरह पसंद है उस तरह खा लें। वो एग्स को ऐड करें। आपको लगता है कि आपके लिए ब्रेड अच्छी, तो आप ब्रेड का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आप पराठे के शौकीन हैं तो आप पराठा खाएं। देसी घी ब्रेड में से तो मना करते हैं, बेकरी इसलिए मना आइटम करते से हैं कि तो बेकरी बहुत लोग आइटम मना में करते सारा हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर आप एग्जैक्टली। ब्रांड भी लेंगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट शुगर होगी, मल्टीग्रेन लेंगे उसमें भी परसेंटेज होती है, कम होती है, दैट्स फाइन। तो अगर आप मुझसे देसी खुराक की बात करें तो पराठा खाना इज़ नॉट दैट बैड। अगर आप देसी घी प्रॉपर ऑर्गेनिक में खा रहे हैं और आपने होल व्हीट की पराठा बनाया है तो वो बुरा नहीं है, अच्छी खुराक है। तो 2 अंडे के साथ पराठा, और आपने अगर चाय के शौकीन है चाय ले लें, अगर आपको लगता है कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी ले लें। कोशिश करें फिर थोड़ा सा नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए, आप बादाम का इस्तेमाल करें, वो आपके जहन के लिए बड़ा अच्छा होता है। उस ये चीज़ें जो होती हैं ये नाश्ते की अच्छी होती है। जो लोग नाश्ते में सिर्फ रस चाय खा लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं है। मैं खाती हूँ। तो वो सबसे मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बुरा चीज़ है, बट वो कुछ भी नहीं, वो नाश्ता नहीं है। मैं बहुत एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि पहला मील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और अच्छे की डेफिनेशन ये है। फिर आपको आपको पराठा पसंद नहीं है, आपको अंडे पसंद नहीं है, आप पोरिज का इस्तेमाल करें। अच्छा पोरिज बनाया, उसका बाउल में थोड़े से फल ऐड कर लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लें, वो पोरिज का बाउल लें, वो बहुत अच्छा होता है, वो भी हेल्दी चीज़ है। अगर आप वो खाना चाहते हैं वो खा लें। सो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट के एलिमेंट्स हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप कोशिश करें लंच में आप खाते हैं तो लंच में कोशिश करें कि आप सैलड का इस्तेमाल भी करें, ग्रिल्ड आइटम का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप जिम शिम नहीं करते, अब आप वैसे ही पूछते हैं कि दोपहर को मैं क्या चीज़ खाऊं, जो घर की हो बनी रोटी खाएं, घर का भला सालन खाएं, सैलड का इस्तेमाल करें, पानी का क्वांटिटी देखें। क्वांटिटी डिफाइन तब होती है जब आपका कोई सर्टन गोल हो। मतलब हम कहते हैं ना 1 से 1.5 रोटी खानी चाहिए, या इतनी रोटी खाएं, भूख रख के रोटी खानी चाहिए। तो ये सब बातें तब होती है जब आपका सामने गोल हो। अगर आप जिम कर रहे हैं और आपका गोल डिफाइन हुआ है कि मैंने फैट लॉस करना है या मैंने वेट गेन करना है, तो उस हिसाब से फिर आपने अपने डाइट को डिफाइन करना होता है। आप अगर चाहते हैं कि मैंने
वेट लॉस की तरफ जाना है या फैट लॉस करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अपने आप को कैलोरी डेफिसिट के अंदर लेके जाना है। एंड व्हाट इज़ कैलोरी डेफिसिट? कैलोरी डेफिसिट ये होता है कि आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी से आपने कैलोरी नीचे लेकर आनी है। सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपकी डेली कैलोरी जो है वो 2000 निकलती है, ठीक है, कि 2000 कैलोरी आपने पूरे दिन में कंज्यूम करनी है, पर आप 1500 कैलोरी लेती हैं। इट मीन्स कि आप 500 का डेफिसिट क्रिएट कर रही हैं। उस सूरत में आपने अपनी चॉइस ऑफ या सिलेक्शन ऑफ फूड है वो लेना है जिसमें आपको हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन मिले, एनर्जी अच्छी मिले और आपका मिनिमम कार्ब्स और फैट का इंटेक हो। तो उसमें फिर आप कोशिश करें कि रोटी को कम कर दें, बिकॉज रोटी में भी 80% शुगर होती है, चावलों में भी 50-40% शुगर होती है। सो ये सब हाईली कार्ब्स बेस्ड डाइट होती हैं। सुबह अगर आप खाली अंडे भी खा लेना 4, वो बहुत होते हैं नाश्ते के लिए। इट्स ए कंप्लीट डाइट। 3 से 4 अंडे आप होल ले लें, साथ में आप कप कॉफ़ी ले लें, हाफ कप, दैट इज़ फाइन, फेयर इनफ, आपका नाश्ता हो गया। दोपहर को आप सैलड का बाउल लें और साथ में ग्रिल्ड चिकन ले लें, या कोई भी आपको ग्रिल्ड फिश का सीज़न आ गया वो ले लें साथ में। हल्का सा खाएं ज़रूर, बिकॉज वो आपको प्रोटीन देगा। एंड रात को कोशिश करें कि आपका जितना भी खाना हो वो सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में ना हो। स्पाइस लेवल को नीचे लेकर आएँ। ये सब चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, एकदम नहीं होंगी। एकदम अगर नहीं आपका होगा। मुँह को बहुत वो लगा हुआ है ना टेस्ट, वो तो टेस्ट आपके बड्स लिए चेंज होते तो टाइम आपको लगता है। बहुत मुश्किल होती है कि यार मैं हालाँकि इसमें कोई भी खाना फीका नहीं है, कोई बदमज़ा नहीं है। अंडों का अपना टेस्ट होता है, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं अंडे की स्मेल से, वो कहते हैं हम अंडे नहीं खाते, हमें स्मेल आती है इसमें से। तो मुझे आज तक ये चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन ये लोगों के साथ होती हैं, नहीं जेनेटिकली होता होती हैं। है। हाँ, तो उसको लेके फिर आप रात में कोशिश करें कि सूप लें, वेजिटेबल सूप लें, लेकिन उसका टोमेटो। एक बहुत बेहतरीन हल है जिन्हें एग सिर्फ इस वजह से नहीं खाते कि उन्हें एग के बाद स्मेल आती है, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, मुझे भी आ जाती है बहुत जल्दी। उसका मैं तो ये हल करती हूँ कि एग खा लेती हूँ, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ गर्म 1-2 सिप ले लो, तो वो आपके साथ में आप स्मेल नहीं कॉफ़ी या आती चाय ले उसके। लें अगर आपको कॉफ़ी या लगता है। चाय हाँ, ले लो, उसके फ़ौरन बाद 2-3 सिप, तो एक तो वो यहाँ से सारा गले से नीचे भी उतर जाता है और आपके बिल्कुल आपको स्मेल वाला एलिमेंट ख़त्म हो दूसरा जाता है है, कि वो आप रहता ही जब नहीं है। आप बॉइल्ड एग खा रहे हैं तो काली मिर्च नमक का इस्तेमाल करें, तो हाँ, काफ़ी हद वो तक बेहतर हो जाता है। नहीं, वो फिर भी कुछ लोगों का, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि इस वहम से मैं भी गुज़रती हूँ। नहीं, इवन नहीं, बिल्कुल ही जायज़ है, जो लोगों को होता है। इवन अगर मैं एग खा रही हूँ, तो एग एक ऐसी चीज़ है मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और मैं अगर पानी पी रही हूँ या कॉफ़ी चाय पी रही हूँ, और अगर एग खाने वाले बंदे ने वो उस कप में से पी लिया है, तो मैं वो दोबारा नहीं पी सकती। मुझे वहम है कि उसमें से स्मेल आएगी, अब ज़रूर ग्लास या कप में से स्मेल आएगी। तो मैं ये तो बता रही हूँ आपके कि अपने ये ओसीडीज़ है वहम ना। इस तरह होता है यस। लोगों को, सबको नहीं होता, नहीं, मेरी नहीं, ठीक फैमिली है, में और इट्स लोगों को नहीं है, नेचुरल। लेकिन मुझे है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि एग खाने के बाद आप गरम चीज़ जो भी ले लोगे, तो उससे वो लिक्विड फॉर्म में तो वो ख़त्म हो हाँ, जाता है, नहीं, इट वो यू आर राइट। आती नहीं है। सो रात को मैं कहता कि रात में आप जाएँ तो सॉलिड सेमी सॉलिड्स में सूप का इस्तेमाल करें। खिचड़ी खा सकते हैं, वो भी सेमी सॉलिड में आती है। सूप में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। चिकन सूप बना लें, आप टोमेटो सूप बना लें, आप वेजिटेबल सूप बना लें, हुँ। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अब रात को मैं लिक्विड्स की तरफ क्यों आपको कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये कि आपका रात का फूड जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अपना ऐड ऑन करता है आपके मोटापे की तरफ। जितने भी हुँ। लोग मोटे होते हैं, उनमें जो मोटे होने की जो टेंडेंसी होती है या जो उसकी रीज़न होती है, वो रात का खाना होता है। और हम रात का खाना सबसे अच्छा और खाते हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं 70 से 80% जो रात का खाना दबा के खाते हैं। दबा के वो दिन खाते पे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लंच को स्किप कर देंगे, नाश्ता चलते-फिरते हो गया जो हो गया। लेकिन रात को प्रॉपर एक पार्टी होती है, इसमें वो उसमें वो ये होता है ना, सब इकट्ठे बैठते हैं, एग्ज़ैक्टली। फैमिली टाइम होता है, तो उसमें सो फिर होता है कि कुछ अच्छा टेबल पे आए, सब इकट्ठे बैठ के खाएँ, और उस चक्कर में फिर हम हाँ, अब जो लोग तो और जो लोग स्पेशली किसी और फ़ील्ड में होते हैं, जो स्पेशली मीडिया के लोग होते हैं, उनको टाइमिंग का बड़ा मसला होता है। वो रात को कभी 2 एग्ज़ैक्टली, बजे खाना खा रहे हैं, कभी एग्ज़ैक्टली। 1 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्कलोड। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो रात के खाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें मिर्चें भी होती हैं, उसमें ऑयल भी बेतहाशा होता है। तो ये प्रॉब्लम आपने खुद नोट की होगी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती ही इसलिए लोग कार्डियक अरेस्ट में लोग को मसला ये होता है कि जब आप रात का खाना खा के सोते हैं, तो आप इतना ज़्यादा इनटेक ले लेते हैं ऑयली एलिमेंट्स का कि ये नॉर्मली होता भी है। सो जब हुँ। आप किसी की भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं, किसी ऐसे बंदे को इसको रात में सोते भी अगर कार्डियक अरेस्ट खुदा ना खास्ता हुआ, तो वन ऑफ द रीज़न यही होती है कि उसने रात को जो खाना खाया होता है वो सही नहीं होता। तो हुँ। दिस कुड बी द वन रीज़न। इसलिए कोशिश करें कि रात को जब आप खाना खाएं वो इंतहाई लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, ताकि ईज़िली डाइजेस्टेबल हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी आपकी स्लीप। अगर आप जितना नरम ग़िज़ा खा के सोएंगे, वो उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होगी और उतनी जल्दी अच्छी आपको नींद आएगी। अच्छा, टाइमिंग भी बता दें कि जैसे ज़्यादातर डाइटिशियंस ये बोलते हैं कि आप
मैक्सिमम 6-7 बजे तक खा लो। वैसे तो 5 कहते हैं, लेकिन मैं उसको 6-7 कह देती हूँ कि थोड़ा मार्जिन दे दें देखें, लोगों को। ये टाइमिंग जो होती है ना, वो आपकी विंडो वेरी करती है आपके वर्क लाइफ़स्टाइल के ऊपर। हुँ। मतलब 5 बजे तो आजकल के दौर में किसी को आप कहें जी 5 बजे खाना खा लें रात का, और उसके बाद वो क्या करे? एक बंदे ने सोना 11 बजे और वो 5 बजे कैसे खाना खा सकता है? नहीं, हो जाता है मैनेज। नहीं, बट द प्रॉब्लम ये है कि वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा ना। हुँ। तो उसमें आपने विंडो देखनी है अपने काम के हिसाब से। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो अमेरिकन टाइमिंग में काम हाँ, करते हैं, एग्ज़ैक्टली। उनका तो मैनेज नहीं होगा। फिर कुछ यूके टाइमिंग में काम करते हैं, उनका मैनेज भी नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर मैनेज करना है आपने। यही फिटनेस एक्चुअली है। फिटनेस ये हुँ। नहीं है कि अपने आप पे आपने अपने ऊपर कोई आपने सख्ती करना शुरू कर देनी है। डिसिप्लिन में आना है। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हम अपने टाइम, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी विंडो है कि 7 टू, अगर 5 टू 7 मेरी ब्रेकफास्ट की विंडो है, 12 टू 2 मेरी लंच की विंडो है, 6 टू 8 मेरी डिनर की विंडो है। सो ये मैंने अपनी डिफाइन की अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, बिकॉज मैं 10 बजे आई स्लीप मैक्सिमम, या 10:30, ठीक है। सो जो बंदा उठता ही सुबह 8 बजे है, तो वो तो सुबह साबे नाश्ता नहीं कर नहीं सकता, कर तो उसकी सकते। विंडो तो कम से कम 9 से 10 होगी या 8 से 10 होगी, इस तरह की विंडो होगी। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं ऑडियंस को कि आप अपना लाइफ़स्टाइल देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना सारा एग्जैक्टली। रूटीन प्लान करें और फिर डिसिप्लिन में आएँ, यस। कंसिस्टेंसी में आएँ। ये ना बहुत करें 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, फिर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आप देखें, फिटनेस आपके लाइफस्टाइल में रहते हुए बनेगी। हुँ। आपका लाइफस्टाइल मैं नहीं फॉलो कर नहीं सकता, कर सकते। आप मेरे साथ नहीं फॉलो कर सकती, तो आपकी फिटनेस अलग है, वो आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक है। आप हुँ। कहते हैं जी मैं रात का शो अगर 2 बजे करके गई हूँ, तो मैं अगले दिन 12 बजे आऊँगी, तो मैं 12 बजे से पहले तो आप उठेंगे नहीं। तो हुँ। आपको मैं कैसे ये सुबह सजेस्ट करूँ कि सुबह 6 बजे नाश्ता करें? सो योर लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट, हुँ। माइन इज़ डिफरेंट। तो अच्छा, व्हाट डू यू से, जैसे मेरी मदर एक बात बोलती हैं कि जब तुम लोगों ने उठ के 2-2 बजे नाश्ते करने हैं तो तुम लोगों में हेल्थ कहाँ से आनी है? तो ये इस बात में कितनी रियलिटी है? देखिए, जैसे माएँ तो जिस अक्सर एंगल से कहती वो हैं। बात कर रही हैं वो सही कर रही हैं, बिकॉज़ जिस दौर से वो लोग अभी ताल्लुक़ रखते हैं, या ओल्ड स्कूल है, वो यही था कि सुबह ऑफ़िस चलता है 8-9 बजे और शाम 5 बजे के बाद सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। हुँ। बट लाइफ़ हैज़ चेंज्ड नाउ, द वर्किंग डायनामिक्स हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। अब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो 24/7 पे जा चुका है। लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, लोग डबल-डबल शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं, तो वो अब सब उस तरह से चीज़ें नहीं रही कि सुबह जो होती थी वो काम की होती थी। सुबह जिस तरह सूरज की पहली किरण निकली और सब ने अपना काम शुरू कर दिया। हमारे विलेज लाइफ में यही होता था, अभी भी यही होता है खैर। और जैसे ही शाम को सूरज गुरूब हुआ, सब चीज़ें बंद, गलियाँ सुनसान, स्टोर बंद, हर तरह की चीज़ें बंद, एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमारी शहरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं है, और दूसरा जिस अब ग्लोबली हम जिस तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह पॉसिबल नहीं है। सो डायनामिक्स ऑफ लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड। तो वो जिस एंगल से कह रही हैं वो सही कह रही हैं, लेकिन उनको ये अब ये समझाना पड़ेगा हमें बैठ के, किसी को भी जो इस तरह की सोच रखता है कि अब काम करने का तरीका बदल चुका है, हुँ। काम करने का स्टाइल, तो हमने अपने आप को अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करनी है उस तरीके के मुताबिक। हुँ। सो ये पॉसिबल, ये कहना मुमकिन गलत नहीं होगा कि अगर हम ये कहें जी कि उस लाइफ में सिर्फ फिटनेस पॉसिबल थी आज से 25-30 साल पहले, अब फिटनेस पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि फिटनेस का कोई टाइम नहीं है, जिम जाने का कोई टाइम नहीं है। आपने जिम जाना है, अगर आपको लगता है कि आप सुबह 4 बजे सोते हैं और सोने से पहले आपने वर्कआउट करना है, तो आप 5 बजे चले जाएँ सुबह जिम, हुँ। और फिर आके सो जाएँ। अगर आप शाम को फ्री होते हैं, आप शाम को जिम चले जाएँ। अगर आपको दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को चले जाएँ। तो ये टाइमिंग नहीं सोचनी कि जिम जाने का बेहतरीन टाइम कौन-सा है। एनी टाइम इज़ गुड, बट आपने खाना ना खाया हो, आपने मील ना लिया हो। मील के बाद जिम करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ, मील खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद आप जिम कर सकते हैं, तब आपका अच्छा, जिम खाना। के फ़ायदे तो हमने हमेशा सुने हैं। हुँ। आप मुझे बताएँ, जिम के नुकसान भी होते हैं? जिम के नुकसान ये हैं कि जिम अगर आप किसी कोचिंग के बगैर करें, किसी इंस्ट्रक्टर के बगैर करें, किसी प्रीवियस हिस्ट्री के बगैर करें, किसी सुपरविज़न के बगैर करें, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या जिम नुकसान हो सकते हैं? करने का नुकसान नहीं है, लेकिन जिम में जाके गलत एक्सरसाइज करने का नुकसान है। हुँ। आपको इंजरी हो सकती है, आपका मसल टेयर हो सकता है, आपका कोई मसल रप्चर हो सकता है, आप किसी ऐसी इंजरी में जा सकते हैं जो आपको प्रोलॉन्ग करनी पड़े 5 से 6 अक्सर जिम में ऐसी इंजरीज़ होती हैं। लोग जब कोचिंग के बगैर किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस के बगैर, तो आपको वहाँ पे कभी किसी का बैक इंजरी होती है, जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, किसी की नी इंजरी होती है, वो भी सेंसिटिव होती है। सो जिम जब आप जाते हैं तो आपने 3-4 चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना है कि कोई बैक इंजरी ना हो, कोई नी इंजरी ना हो, कोई शोल्डर इंजरी ना हो, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स होती हैं और बहुत लंबा टाइम लेती हैं। और बैक इंजरी तो कभी-कभी ऐसी आती है कि आप लाइफ़ टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपने कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। तो वो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आप सर्टेन एंगल्स पे नहीं काम कर सकते, बिकॉज़ आपकी बैक
में ये खराबी है, आपकी डिस्क बल्ज हुई हुई है या आपकी डिसलोकेट हुई हुई है या आपका जो है वो L4 L5 में मसला है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डेवलप होती हैं। तो और गाइडेंस हर शोबे में ज़रूरी है। लेकिन अब इसमें भी तो बड़ा मसला है ना पर्सनल ट्रेनर्स वाला। अब ये पर्सनल ट्रेनर सब नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप 10-10 हज़ार जिम्स को दो, बाद में 15-15 हज़ार आप पर्सनल ट्रेनर्स को दो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स भी जाते हैं जिम में, ठीक है, और डिफरेंट लोग जाते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया से जाते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती और उनको तो बहुत कम गाइड किया जाता है। वो तो बस जाके कहते हैं ये मशीन्स हैं, एक दफ़ा बता देंगे, चलते चलते आप करना स्टार्ट करें, देख लेंगे हम कैसे होता है। अच्छा, वैसे एक ये हमारे थोड़ी कंट्री में अनफॉर्चुनेट है कि वो भी कुछ जिमों में, मैं हर जिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जिम्स जो हैं लाहौर में मैक्सिमम देखी है, तो वहाँ पे बेसिकली गाइडेंस के लिए आपके पास फ्लोर ट्रेनर अवेलेबल होते हैं जो जनरल गाइडेंस देते हैं कि आपने जिम में करना क्या है। वो चलते फिरते देते हैं बस, वो Exactly, पास खड़े होके 5 मिनट देखते नहीं है कि आया ये बंदा या बंदी ये मशीन सही यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको मैं प्रॉपर बता दूं कि नहीं भाई इस मशीन का ये पर्पज़ है। अगर हम गूगल से ही देख के जाएं तो फिर हम जिम में क्या करेंगे? नहीं, मैं तो एब्सोल्युटली इसके हक में नहीं हूँ कि आप गूगल देख के वर्कआउट करेंगे, यूट्यूब खोल के वर्क। अगर आपने जिम जाके यूट्यूब ही खोलना है तो बेहतर घर पे खोल लें फिर वो। बिल्कुल। देखें, घर जब आप जिम जाते हैं तो जिम में कुछ SOPs होते हैं और SOP ये कि जिम के ऊपर 2 तरह के ट्रेनर्स आपको मिलते हैं। एक होते हैं फ्लोर ट्रेनर, एक होता है PT। जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो बेसिकली डेडिकेट ट्रेनिंग देता है, उससे आप पर्सनली एक बंदा एक्वायर करता है कि ये मेरे टाइम पे अवेलेबल होगा, उनकी स्लॉट्स होती हैं, वो स्लॉट्स सोल्ड होती हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर होता है। जो जनरल ट्रेनर होते हैं जो बिल्कुल नए नए इंडक्ट होते हैं सर्टिफिकेशन करके, उनका एक सर्टेन टाइम होता है कि वो फ्लोर के ऊपर रहेंगे, लोगों को गाइड, और उनके ऊपर ये JD होता है उनका कि कोई बंदा जिम में वर्कआउट करे वो उसका एंगल भी देखें, उसके पॉस्चर भी देखें, उनको वर्कआउट गाइड भी करें, उनको ये भी बताएं कि सर वर्कआउट के ये एथिक्स हैं, आपने इस तरह का अटायर पहनना है, आपने अपनी पर्सनल केयर का भी ख्याल रखना है, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग का भी ख्याल रखना है। वो पूरी आपको जिम का शो अराउंड देते हैं और आपको पूरा बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है स्टेप बाय स्टेप। और ये हमारे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस कम इसलिए होता है बिकॉज अनफॉर्चुनेट है कि हर बंदा यहाँ पे, अगर आप किसी से पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे तो वो आपको लुक आफ्टर करेगा, आपको देखेगा, आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा। इसके ऊपर बहुत सी मीम्स बनी हुई हैं अगर आप देखें पर्सनल ट्रेनर के ऊपर और जनरल ट्रेनर के ऊपर। सो यू आर राइट। और जहाँ तक क्वेश्चन है इसकी अफोर्डेबिलिटी का, देखें वो हमारी कंट्री में अभी भी उस लेवल पे शायद नहीं है। सो वी पीपल आर नॉट इवन दैट मच चार्जिंग, दो वी हैव द क्वालिफिकेशन। हम बेशक चार्ज उतना नहीं करें, लेकिन हमारे मुल्क में अभी हेल्थ वाइज उतनी अवेयरनेस भी तो नहीं है कि लोग इस चीज़ पे उतना पैसा इन्वेस्ट करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो जो पर्सनल ट्रेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके मेरे ख्याल है 0.5% लोग जो टोटल फिटनेस करते हैं शायद वो अवेल करते होंगे। बाकी सारी आवाम जो है वो अगर जिम जाती है, पहली बात तो है कि वो जिम जा रही कि नहीं जा रही, फर्स्ट थिंग तो ये, अगर वो जिम जा रही है तो वो जिम की सिलेक्शन इस बेस पे करे कि जहाँ पे उसको कोचिंग मिले। बिल्कुल। अगर खाली आपको एक प्लेस चाहिए जहाँ मशीनें पड़ी हुई हैं और अगर आपको कोई हिस्ट्री नहीं है जिम करने की, तो वो आपके लिए एक टेरेबल जगह है, बिकॉज आप वहाँ पे खुद से नहीं कर सकते, आप हमेशा ट्रबल का शिकार रहेंगे। तो ये जिम ओनर्स की जिम्मेदारी है प्राइमरी कि वो हर आने वाले क्लाइंट को कंसिडर ये करें कि जो मेरे पास क्योंकि जिम में रेशियो जनरल क्लाइंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट की। सो जनरल क्लाइंट आपका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट। सो इसलिए ज़रूरी है कि वो एम्फोसाइज़ करें कि जनरल ट्रेनर जो अवेल करते हैं और जो लोग क्लाइंट जनरल क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिले, बिल्कुल ऐसा, उनको केयर मिले, उनको गाइडेंस मिले। गाइडेंस मिलेगी तभी वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि पर्सनल ट्रेनिंग क्या होती है, जनरल ट्रेनिंग क्या होती है। अभी हम ये ही डिलीवर नहीं कर पाते कि जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग फ़र्क क्या होता है, और लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। आप लोगों को बताएं, गाइड करें, इसको बताएं, एक्स क्लाइंट को बताएं, वाई क्लाइंट को बताएं, जी क्लाइंट को बताएं, सबके पास जाएं, ये भागदौड़ का काम है, इट्स नॉट दैट ईजी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से ट्रेनर्स जो जिम में होते हैं वो सिर्फ उन क्लाइंट्स को लुक आफ्टर करते हैं जो पैसे दे के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये कंप्लेंट हमें इस पे आई थिंक जिम ओनर्स को ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज वो टीम और स्टाफ का साथ ट्रेंड करें कि वो हॉस्पिटैलिटी फैक्टर को लेकर आए उसमें। देखें इसमें हेल्थ बहुत काउंट होती है आपकी। अब एक बंदा जब जिम में जा रहा है उसे नहीं हाउ ना हो, उसे नहीं पता कौन सी जिम फॉर व्हाट पर्पस है, उसे नहीं पता ये मशीन जो है वो नीज के लिए है, उसे नहीं पता ये जो मशीन है ये आपको मसल बिल्ड करेगी, तो वो कैसे खुद से जाके बस कर ले। उसे नहीं पता कार्डियो क्या होता है, वो कैसे खुद से जाके कर लेगा, कैसे, उसे ट्रेडमिल नहीं चलाना आ रहा, वो क्या करेगा, इतना
मना तो कर देंगे, बस मैं जाके यही चला देंगे, वो यही तो बाद में बात क्या करूं कि करेगा? वो जो एसओपीज है वो डिफाइन करना जनरल ट्रेनर का काम हो। पहले दिन पूरा एग्जैक्टली। इंडक्शन देता है जिम का कि सर ये हमारे जिम की ये मशीन है, इसका ये मॉडल है, इसका ये नाम है, इसको आपने प्रेस यहाँ से करना है, यहाँ से इंक्रीज करना है, यहाँ से डिक्रीज करना है, यहाँ से डिक्लाइन होगी, कुछ यहाँ से हमारी सोसाइटी में तो शौकिया ही जिम में जाते हैं बच्चे, आप अक्सर देखें बॉयज स्पेशली, वो तो शौकिया ही जिम में चले जाते हैं। मैं तो अब ये कहूंगा कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 40 to 50% लोग सिर्फ जिम में सेल्फीज और पोजिंग के लिए जाते हैं। मैं बता रही बहुत हूँ कि कम वो अगर परसेंटेज। शौकिया भी जाते हैं तो कम से कम उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही तो चलो नुकसान में भी ना जाए, बुरी भी ना हो, एक ट्रेंडिंग है ना चीज़, जिम जाना ट्रेंड में आ गया ट्रेंड है। में अगर आ आप गया है। कॉलेज लाइफ में हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं और अगर आप जिम की कोई पोस्ट नहीं लगाते तो लोग आपको छेड़ते हैं कि तुम बिल्कुल जिम नहीं ऐसा, जाते, बिल्कुल तुम अपने ऐसा, वर्कआउट नहीं करते, तुम्हारी फिटनेस कहाँ पे। बिल्कुल सो ऐसा। ये एक साइकोलॉजी हमारे स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे है कि वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए जिम की मेंबरशिप लेते हैं और महीने में 3-4 दिन चक्कर लगाते हैं या किसी पास के ऊपर चले जाते हैं या किसी के और मेंबरशिप के कार्ड के ऊपर चले जाते हैं। सो ये बेसिक ट्रेनिंग का एक फ्लॉ है हमारे यहाँ। इसलिए कहता हूँ कि जब आपके जिम में कोई बंदा नया आता है तो उसको गाइडेंस इतनी अच्छी मिलनी चाहिए कि उसको मोटिवेशन आए, क्योंकि ट्रेनर और डॉक्टर देखें वही हैं। एक डॉक्टर आपके पास वो होता है जो आपको डराता है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ट्रेनर का मामला भी वही होता है। ट्रेनर जितने सवाल आपके क्लाइंट से करता है, पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, उतना अच्छा होगा। क्लाइंट को कंफर्टेबल कराए, ठीक है, उससे पूछिए कि उसके लिए क्या बेहतर है, वो किस तरह के लाइफस्टाइल में है और वो किस तरह की रूटीन में अभी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर की निशानी मैं आपको बताता हूँ शो में। अच्छे पर्सनल ट्रेनर, अगर आपने किसी को गेज करना कि कितना अच्छा ट्रेनर है, तो वो जो बंदा आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करेगा ना, वो अच्छा ट्रेनर होगा। और जो आपसे हर तरह के सवाल करेगा, वेरी ट्रू, बेस्ड ऑन योर लाइफ, बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर फैमिली, अबाउट व्हाट यू ईट, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, वो साइकोलॉजिकली चीज़ें भी आपसे अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि इसमें बिकॉज माइंड गेम बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज पर्सनल ट्रेनर, ही इज और शी इज़ वेरी पर्सनल टू यू, तो वो आपके लाइफस्टाइल में घुस के आपको ट्रेन करेंगे। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि वो आपको जिम में ट्रेन कर रहा है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि माइंड गेम मैं इस वजह से कहती हूँ, जैसे मैंने लूज़ किया पिछले कुछ टाइम में, तो मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब था, मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी, तो मेरा वेट लूज़ हो गया, यूं गया, यूं गिरा, यूं गिरा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनर रख भी रहे हो तो उसको घुसना चाहिए। अगर आप किसी स्ट्रेस में हो, बिल्कुल, आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपका वेट लूज़ हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, तो जब तक वो इन चीज़ों को नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, तो वो कैसे डील करेगा। आप सिर्फ खाने की वजह से मोटे नहीं होते या पतले नहीं होते। हाँ, बहुत से फैक्टर लाइफ होते में हैं। बहुत सारी और चीज़ें चल रही होती है कि आप एग्जैक्टली, मोटे हो रहे होते हो, पतले हो रहे हो, तो आपका स्टमक सही नहीं जा रहा होता, और जरा सा स्पेशली स्ट्रेस होगा आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। बिल्कुल, और स्पेशली फीमेल्स की एनाटमी को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड ब्रेन, यू नीड टू हैव अ गुड बैकग्राउंड कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेल के अंदर इतने हार्मोनल चेंज उस तरह से नहीं होते, इतना फीमेल में होते हैं, और फीमेल में हर स्टेज में हो रहे होते हैं। उनके अंदर मंथ के अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा होता है। सो पॉइंट ये है, मैं बाय द वे आई हैव 60% फीमेल क्लाइंटेल। सो पॉइंट ये कि वाई दे आर कंफर्टेबल या वाई दे आर मोर स्टिक टू मी, उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि मुझे नॉलेज, उसकी रीज़न ये है कि जितनी अच्छी आपकी किसी क्लाइंट से केमिस्ट्री मैच करती है, उतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे ज़्यादा लंबे अरसे तक आपसे ट्रेनिंग करेगा। बिकॉज अगर आप किसी के माइंड को नहीं समझ पा रहे ना कि उसको क्या चाहिए, बिकॉज मुझे सब कुछ पता है और मैं एक दिन में कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ बता दूँ, तो आई एम एट रॉन्ग एंड। मैं एक दिन में सबको आपको नहीं बता सकता, मुझे वही कुछ आपको बताना जो आपको चाहिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर मेरे पास अगर वेट गेन के लिए आती हैं और मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा फिटनेस में ये भी होता है, ये भी होता है, जो कि आपका कंसर्न नहीं है, सो इट मीन्स कि आपके लिए वो नॉन रेलिवेंट है। हो सकता है वो चीज़ आपको पुट ऑफ कर दे, आप कहें यार मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, मुझे इतने लंबे भाषण नहीं चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सो ये होता है, ये हमारी इंडस्ट्री में सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे ट्रेनर का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जिम तो आपने कर लिया, लेकिन अच्छे जिम के साथ अच्छे ट्रेनर का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के साथ आप काम करते हैं, आप कहते हैं 6 महीने बाद यार मज़ा नहीं आया, इसने मेरे पैसे ज़ाया किए हैं। ये बड़ा जनरल फीडबैक हमें हमारे आपस में जब हम बैठते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है। सो उसमें फ्लॉज खाली क्लाइंट एंड पे नहीं होता, ट्रेनर एंड पे भी हो सकता है। कि हो सकता है कि मैंने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है कि मैंने उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड ही ना किया हो सकता है उस बंदे के लाइफस्टाइल को मैंने अंडरस्टैंड ना किया हो सकता है कि मैं उसके न्यूट्रिशन प्लान को अच्छा ना बना सका हूँ, हो सकता है कि बंदा किसी और चीज़ का शिकार हो जो मैं इसको कभी पूछ ही ना पाया हूँ। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, आपके साथ रहने वाले लोग बहुत मैटर करते हैं। तो फिटनेस आपकी हर चीज़ पे फिजिकली इम्पैक्ट नहीं करती, साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट करती है। और मेंटल पीस खराब हो, सो मेंटल पीस अगर नहीं होगा तो आप रिजल्ट्स कभी नहीं ले पाते। सो फिटनेस पे लोग काम इसलिए करते हैं कि उनको मेंटल पीस चाहिए होता है,
और 99% लोग फिटनेस में आते भी इसलिए हैं इसी वजह से बिकॉज दे वांट मेंटल पीस, बिल्कुल और मेंटल very पीस तभी आएगा जब आपकी फिटनेस लेवल अच्छा होगा. सो इट्स कंप्लीटली अ और माइंड ये बॉडी सारी सोल चीज़ें गेम. रिफ्लेक्ट भी करती हैं, यही आपकी स्किन पे भी आएगी। अगर आप एग्जैक्ट यहाँ से सुकून में होगे तो आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप बिल्कुल फ्रेश ऐसी, भी रहोगे। और बिल्कुल ऐसी. अगर आप इनमें से कुछ भी मिस हो रहा है या कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो वो भी सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी। आपका एग्जैक्टली, चेहरा बता देगा कि नहीं भाई ये अभी सब वाइस कुछ। वर्सा. अगर आप उसका इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं जी हम डाइट भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो रिजल्ट ना आने की और बहुत सी वजूहत होती हैं. हो सकता है जब आप वर्कआउट करते हो, आप उस पर फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, आपका ब्रेन कहीं और लगा रहता हो, आपका फोकस वर्कआउट पे ना होता हो, जो इम्पैक्ट होता है मसल के ऊपर वो ना आता हो जो आना चाहिए एक्चुअली. तो ये सब बातें नोट करने की होती हैं. सो इट्स नॉट समथिंग वेरी ईजी कि जिम गए और मसल बन गए और वापस आके बाहर आके. इट्स टोटली अ डिफरेंट गेम. इट्स अ प्रोसेस. वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. लोग उस प्रोसेस के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर शॉर्टकट के लिए वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. अच्छा उज़ैर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हम सिर्फ पतले होने के लिए ही जिम जाते हैं या फिट रहने के लिए ही जिम जाते हैं, कि कुछ लोग अंडरवेट भी होते हैं और वो हेल्दी होने के लिए भी जिम चले जाते हैं, तो इसमें कितनी रियलिटी है, क्या सदाकत है? देखें इकरा, जब आप जिम जा रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने या वेट लॉस करना है तो इसलिए जिम जा रहे हैं, या आपने वेट गेन करना है. जिम जाने का पर्पज़ पहला ये होता है कि आपने अपने आप को एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज होना होता है. और वो फ़िज़िकल एक्टिविटी ये होता है कि आपने मसल की मूवमेंट करनी है, अपनी बॉडी को मोबिलाइज़ करना है. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा जी आप, अगर आपका वेट बढ़ रहा हो या आपके अंदर शुगर का मसला हो, खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर का मसला हो, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, तो डॉक्टर पहली एडवाइस करता है जी आप वॉक शुरू करें. डॉक्टर की बात वॉक से शुरू होती है हमेशा. डॉक्टर बिल्कुल बहुत कम आपको कहेंगे कि जी फ़ौरन जिम चले जाएँ. हम्म वॉक इज़ द प्राइमरी स्टेप. जब आप वॉक करेंगे तो उससे आपकी एक्सर्शन भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी है. अब आप वॉक शुरू करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं मैंने 500 कदम किया, फिर आप 1000 कदम पे गए, फिर 2000, 3000, 5000, 10,000, आहिस्ता आहिस्ता आपने इंटेंसिटी बढ़ाई. सो जिम जो जाता है बेसिकली उसका भी अपना अपना पर्पज़ होता है, अपना अपना गोल होता है. सो वो गोल हरगिज़ ये नहीं है कि जो जिम लोग जा रहे हैं वो 99% वेट कम करने ही जा रहे हैं, और ये भी पर्पज़ नहीं कि 99% वेट गेन करने जा रहे हैं. हर बंदा अपने गोल के अंदर जा रहा है. जो लोग गेन करते हैं वो जिम जाके मसल गेन करते हैं और अपनी डाइट को बेहतर करते हैं. जो लोग लूज़ करते हैं वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और अपनी डाइट को कंट्रोल करके डेफिसिट में आते हैं. और कुछ लोगों का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि हमने फिट रहना है. दे वॉन्ट टू स्टे व्हाट दे आर, दे डोंट वॉन्ट टू गेन और नीदर दे वॉन्ट टू लूज़. दे वांट कि जो उन्होंने खाया है वो अच्छा हज़म हो जाए, उनकी बॉडी की एक मूवमेंट आ जाए, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, उनको चलने फिरने में, डेली रोज़मर्रा के मामला परफॉर्म करने में कोई इतनी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो. ये और मोस्टली लोगों का ये गोल होता है. मोर देन 50 पीपल कम टू जिम विद दिस पर्पज़ कि जी हमने जनरल फिटनेस करनी है. जनरल फिटनेस का पर्पज़ यही होता है कि आप जो रोज़मर्रा में एक्टिविटी करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से उतरना है, घर में लॉन है तो उस पर वॉक करनी है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को प्यार करना है, तो आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप बच्चों, अक्सर लोग होते हैं जो पेरेंट्स में वो 50-60 प्लस आते हैं, जो दादा दादी बन चुके होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को उठाते हैं तो हमारे शोल्डर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारी बैक में पेन होता है, मैं अपनी पोती को उठा नहीं पाती, मैं नवासे को पकड़ नहीं पाता. सो ये भी एक ओल्ड एज के मसाइल हैं जिनको हमने एड्रेस करना होता है. तो उन लोगों के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो जिम आएँ, वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपने मुताबिक ट्रेनिंग करें, लेकिन अपनी एज ग्रुप के अंदर रहते हुए अपनी ट्रेनिंग को इन्हांस करें, अपनी स्ट्रेंथनिंग को गेन करें, तो दे गेट रिजल्ट्स. सो हर एज ग्रुप का अपना अपना गोल होता है. जैसे औरतें शादी के बाद स्पेशली एकदम बहुत चेंज हो जाती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और वो जैसे बच्चों में जब इंडल्ज होती हैं तो उनके पास इतना टाइम, मेजॉरिटी औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टाइम निकाल के जिम जा सकें. तो उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे वापस अपनी वो देखिए दो जैसे चीज़ें होती हैं. यंग एज में थी वैसे उस बॉडी में, उस फिजिक में आ सकती हैं? देखिए मैंने तो बोला था कि औरतों का जो बेसिकली होता है ना, हार्मोनल साइकिल भी होता है उनका. फिर एक फेजेस होते हैं कि जब वो टीन एज में होती हैं, फिर टीन एज के बाद वो अडल्ट्री के बाद व्हेन दे गेट मैरिड, और उसके बाद उनका फिर जब प्री प्रेगनेंसी, फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, और ये सब इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आ रहा होता है. फिर मेनोपॉज का जो उनका सिलसिला शुरू होता है लेट 40s मिड 40s में जाके. सो औरतों को चाहिए, अगेन बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल ऐसे मेंटेन रखें. अब बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि जी मैं तो घर पे बहुत काम करती हूँ, तो मेरी तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मेरा तो पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, नीचे में आती जाती रहती हूँ 3 दफ़ा घर में, कम से कम मेरी सीढ़ियाँ घर में 50 लगी हुई हैं, तो इसका मतलब 150 सीढ़ी तो मैं चढ़ती हूँ डेली की ऊपर नीचे. ये पैरामीटर्स नहीं है किसी भी उसमें रहते हुए. अगर आप
आप बच्चों के साथ बच्चों की अगर आप तरबियत कर रही हैं और आप समझती हैं आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप हल्की-फुल्की वो एक्टिविटीज़ करें घर पे, जो कि आप जिम के बगैर भी कर सकती हैं, मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकें। बॉडी वेट ट्रेनिंग में यही है कि आप थोड़ा-सा जंपिंग जैक्स कर लें, थोड़े से हाई नीज़ कर लें, थोड़े से पुशअप्स कर लें, माउंटेन क्लाइंबर्स कर लें। देयर आर लॉट ऑफ वर्कआउट्स, आपको यूट्यूब या गूगल जहाँ भी करेंगे तो बॉडी वेट ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं ज़रूरत, नथिंग एल्स। जस्ट गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस भी आपको वहाँ से देख के मिल जाएगी, या यू कैन कंसल्ट एनी ट्रेनर कि जी मैं घर पे रह सकती हूँ, मैं जिम नहीं आ सकती, तो आप मुझे गाइड कर दें। तो आपको ऐसे बहुत से ऑनलाइन कोचेस भी मिल जाएंगे जो आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग गाइड करते हैं। तब तो वर्चुअल ट्रेनिंग का इतना कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे तो आप किसी भी ट्रेनर को साइन अप करके वर्चुअली उससे ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब तो मतलब थिंग्स हैव बीन चेंज नाउ, एडवांस इतना आ चुका है चीज़ों का, कैमरा सामने रख के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनर उस तरफ से बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपने ये मूव करना है, आप ये मूव करें। सो बॉडी वेट ट्रेनिंग में कोई जिम नहीं चाहिए आपको। बॉडी वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी। जिस तरह आपने अगर हाई नीज करनी है अपनी बॉडी पे करनी है, जंपिंग जैक्स करने हैं अपनी बॉडी के साथ करने हैं, आपने एल्बो टू नी करना है अपनी बॉडी के ऊपर करना है, आपने क्रॉस टच टोस करना है अपनी बॉडी के ऊपर करना है, कोई वेट नहीं चाहिए आपको। सो इस तरह की प्रोग्रामिंग में भी ख़वातीन आके अपने आप को इंडल्ज करें एंड दे गेट द इक्वल रिजल्ट्स। उसमें ये होगा कि तो उनकी 25-30 मिनट का सेशन कर लें, और डाइट तो फिर भी उन्होंने घर पे कंट्रोल करनी, तो डाइट कंट्रोल रखें। सो वो ख़वातीन जो घर पे रहती हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता बच्चों की तरबियत के अंदर कि वो जिम जा सकें, और जो अमूर खारानारी वो कर रही होती हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं जाके जिम सेपरेट जाऊँ और एक्सटेंडेड फैमिली को भी देखना है। तो उसके लिए फिर वो होम ट्रेनिंग शुरू कर दें। होम ट्रेनिंग में ये होता है कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको भी। बिल्कुल ठीक है। उज़ैर, एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आपको देखने वाली ऑडियंस को कि हमें यंग रहने के लिए कोई भी एज फिगर ज़रूरी नहीं है कि वो हम अपने साथ टैग करें, हम किसी भी एज में यंग रह सकते हैं। जैसे कहते हैं दिल जवान होना चाहिए, नहीं बिल्कुल उम्रों में क्या रखा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मेरा मैसेज सबको यही है, वो किसी भी एज ग्रुप से आप लोग क्यों ना हो, बट अपने आप को टाइम ज़रूर दें। आप यंग हैं तब भी अपने आप को डेली से 40-45 मिनट दें, वो टाइम आपका होना चाहिए, शुड बी ऑन योर सेल्फ। देखें, जो बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड की लोग टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं नेगेटिव होकर, लेकिन मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छी टर्मिनोलॉजी है। सेल्फ ऑब्सेशन इसलिए अच्छा है, जब तक अपने आप को अच्छे नहीं लगेंगे नोबडी विल लाइक यू। तो आपको अपने आप को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी तारीफ़ खुद से नहीं करूँगा तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें, जबकि मैं अपने को खुद पसंद नहीं करता। सो ये डिफरेंस है। अगर आप इसको बैठ के सोचें तो ये बड़ी गहरी स्टेटमेंट है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि मुझे अच्छा बोलो, और ख़ुद कहना यार मैं अच्छा नहीं हूँ। अल्लाह ने जैसा भी आपको बनाया है उसका शुक्र अदा करें, लेकिन कोशिश करें कि डेली 40-45 मिनट अपने आप को दें। किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स जाएँ, अगर आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज नहीं करते तो फिर अपने आते किसी करीबी जिम या पार्क में जाएँ, वहाँ पर जाके अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, रनिंग करें। लेकिन ये 40-45 मिनट किसी हेल्दी एक्टिविटी को देना है बगैर मोबाइल फ़ोन के, और बगैर माइंड में किसी भी नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, मतलब वो 45 मिनट आपके हैं। आपसे मुराद वो, उसमें ना आपका बच्चा साथ है, ना बीवी साथ है, ना पेरेंट्स साथ है, वो सिर्फ आपका टाइम है। दैट इज़ योर मी टाइम। वो आपकी अच्छी मेडिटेशन भी होगी, एक सेल्फ टॉक भी होगी, वो बहुत कुछ होगा। वो उस 45 मिनट से आपको आने वाले पूरे दिन में कितना फ़ायदा होगा, यू कांट इवन इमेजिन। हमारे यहाँ सर जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमें अपने आप को देने का टाइम नहीं मिलता। सो नोबडी विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम ये सोचते हैं यार ये ऑफिस वालों को ये काम कर दूं, ऑफिस वालों को ये काम कर दूं, उनकी ये काम कर दूं, उनका ये हो जाएगा, उसके लिए ये ले जाऊं, उसको ये कर दूं, उसको फ़ोन कॉल कर दूं। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप ख़ुद इसमें गायब हो चुके हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है, और ये किसी भी शोबे के अंदर ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं फ़िटनेस में रह के बात करूँ, लेकिन ये मैंने चीज़ सीखी है डाउन द लाइन के अगर आप अपने आप को ये टाइम देना शुरू कर देंगे तो इससे बहुत सी लाइफ बेहतर हो जाएंगी जो आपके से जुड़ी हुई हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप यंग रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिम भी जाएं तो कौन सी मशीन यूज़ करें, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है और किस एज में ज़रूरी है और किस टाइम पे ज़रूरी है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।